जय हिंद दोस्तों। मैं सुशील कुमार, जीएस विद सुशील कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में घोषणा की थी कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद सुशील कुमार के माध्यम से आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस के अनुसार करंट की प्रतिदिन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके साथ साथ एक क्लास सिलेबस से जुड़े विषय की प्रतिदिन आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें मैं दोस्तों जनवरी 2021 के 7 चर्चित बिंदुओं को लेकर आपके बीच आया हूँ, जो आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं दोस्तों। और जैसे मेरा एक निर्णय है, मेरा खुद से ही एक निर्णय है कि मैं जो भी पढ़ूं या फिर जो भी आप लोगों के बीच पढ़ाऊं वो पूरा का पूरा एक तरह से विषय विस्तार हो। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं 7 बिंदु आपके बीच लेकर आया हूं। आप जैसे बोर्ड पे देख भी पा रहे हो कि पहला बिंदु मेरा है दोस्तों, करंट का है, जनवरी 2021 से रिलेटेड है। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक के बीच की घटनाओं में से ये जुड़े हुए बिंदु हैं दोस्तों। और इसमें पहला बिंदु है मेरा गांव मेरा गौरव योजना। दूसरा है दोस्तों मोनापा हस्त निर्मित कागज। तीसरा है आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। और चौथा है भीमा कोरेगांव युद्ध की 203वीं वर्षगांठ। उसके बाद है टाइकॉन 2021। उसके बाद मैं विश्व ब्रेल दिवस की बात करूंगा दोस्तों। और उसके बाद हम चर्चित एक नए मुद्दे, जिस पर हाल ही में कर्नाटक में बहुत ही बड़ा जीएस का एक तरह से बहुत ही जाना पहचाना जो व्यक्ति था, उनका निधन हो गया, जो यक्ष ज्ञान से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, सातवां जो मेरा पॉइंट है वो यक्ष ज्ञान से रिलेटेड है। तो दोस्तों, बात करता हूं इन आज के करंट के मुद्दों की। तो आइए देखते हैं अपने मुद्दों को, जिसमें आज का मेरा पहला दोस्तों बिंदु है मेरा गांव मेरा गौरव योजना। दोस्तों, मेरा गांव मेरा गौरव योजना 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्तों? ध्यान रखने वाला पॉइंट है, 2015 में शुरू की गई थी मेरा गांव मेरा गौरव योजना। इस योजना का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या था दोस्तों? आप उद्देश्य को नोट करते चले मेरे साथ साथ। अगर आप काफी पेन लिए हुए हैं तो इन बिंदुओं को अपने साथ साथ नोट करते चलिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं और मुझे उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जाम में जो एक तरह से आयोग द्वारा बनाया जाने वाला पेपर होगा और उसमें जो करंट के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत अच्छे और डीपली पढ़े हुए क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, आओ मेरे साथ बात करते हैं मेरा गांव मेरा गौरव योजना। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य था जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक किससे संबंधित? कृषि से संबंधित। जो वैज्ञानिक है कृषि से संबंधित, उन वैज्ञानिकों द्वारा अपनी सुविधानुसार एक गांव चयनित किया जाएगा या चुना जाएगा और उस गांव के किसानों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप दोस्तों नोट कर रहे हो तो लोग लिखते चलिए। मेरा गांव मेरा गौरव योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना का क्या उद्देश्य था दोस्तों? कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार एक गांव चुना जाएगा और गांव को चुन करके दोस्तों उस गांव के किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो मिट्टी को लेकर के हैं, चाहे किसी फसल को उगाने से संबंधित है, चाहे किसी खाद बीज उर्वरक या फिर फसल के उत्पादन या फिर एक तरह से फसल की हानि या कीटों से संबंधित, चाहे कृषि से संबंधित कोई भी समस्या है दोस्तों, उस समस्या को उस गांव के किसान जो जिस वैज्ञानिक द्वारा चुना गया है उनकी मदद से
उस अपनी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सीधे शब्दों में कह सकते हो कि मेरा गांव मेरा गौरव योजना के माध्यम से वैज्ञानिक अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद से कोई एक गांव चुनेंगे और गांव को चुनकर अपने निजी खर्च से या निजी सुविधाओं से, निजी यात्रा या निजी टेलीफोन के माध्यम से उस गांव के लोगों से संपर्क करेंगे और संपर्क कर उन किसानों की, गांव के लोगों की कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा गांव मेरा गौरव योजना है जो 2015 में शुरू हुई थी, जिसका ये उद्देश्य है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में दोस्तों चर्चा में होने का कारण इसका क्या है, चर्चा में होने का कारण, चर्चा का कारण क्या है दोस्तों, चर्चा का कारण है हाल ही में गोवा में इस योजना के माध्यम से जो गोवा का कचरा है उसका निपटान करने का कार्य ग्राम पंचायत के लोगों के नेतृत्व में हो रहा है। ग्राम पंचायत के नेतृत्व में कचरा निपटान, यानी कि जो वहां कचरा होता था, जो एक तरह से आप कह सकते हो डस्ट होता था, जो कूड़ा होता था, कचरा होता था, उसे ग्राम पंचायत के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की मदद से उसका निपटान करने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। और हाल ही में ये कार्य कहाँ हो रहा है दोस्तों, गोवा में हो रहा है। तो एक बार फिर दोस्तों मैं इसे रिवाइज करता हूँ। मेरा गाँव मेरा गौरव योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि वैज्ञानिकों द्वारा अपनी पसंद या अपनी सुविधा के अनुसार किसी गाँव को चयनित करना और चयनित कर वैज्ञानिक अपने निजी यात्रा या निजी मोबाइल से उस गांव के किसानों से संपर्क करेगा, संपर्क कर उन किसानों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगा। उसके चर्चा में बनने का कारण दोस्तों क्या है कि हाल ही में गोवा में जो गोवा का कचरा था उसे निपटाने के लिए वैज्ञानिकों की मदद से ग्राम पंचायतों ने या ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की मदद से गोवा में कचरा निपटान का कार्य इस योजना के माध्यम से हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरा गाँव मेरा गौरव योजना को आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अगर आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों और बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसका नाम है मोनापा हस्त निर्मित कागज। मैं इसे साफ कर देता हूं। अगर आपने नोट नहीं किया है अभी तक, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2015 में शुरू हुआ है मेरा गांव मेरा गौरव योजना। उद्देश्य आपके सामने है दोस्तों। चर्चा में होने का कारण क्या है कि हाल ही में गोवा का जो कचरा था वो वैज्ञानिकों की मदद से गाँव की ग्राम पंचायत के नेतृत्व द्वारा उससे क्या करा जा रहा है दोस्तों, निपटाया जा रहा है या कचरे को एक तरह से अच्छे कार्यों में या जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और मैं इस पॉइंट को समाप्त कर रहा हूं और बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट, जिसका नाम है मोनापा हस्तनिर्मित कागज। मोनापा हस्तनिर्मित कागज, यह है मेरा दूसरा आज का पॉइंट, मोनापा हस्तनिर्मित कागज। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, मोनापा हस्तनिर्मित कागज क्या है। मोनापा हस्तनिर्मित कागज क्या है दोस्तों, ये हाथ से बनाया जाने वाला कागज है। हाथ से बनाया जाने वाला कागज है। इसका लगभग 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। कितना पुराना इतिहास है? 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। यह कागज तवांग जिला, कहां पड़ता है? तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा बनाया जाता है। मोनापा हस्तनिर्मित कागज हाथ से बनाया जाने वाला कागज है और एक कह सकते हैं उम्दा किस्म का कागज है। 1000 वर्ष पुराना इतिहास है इस कागज का। तवांग जिला कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर ये कागज बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुतायत में बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। और दोस्तों, इस कागज का, मोनापा हस्तनिर्मित कागज का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व क्या है? क्या धार्मिक महत्व है इस कागज का? क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है कागज? दोस्तों, आप जानते हो कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के चाहे तो स्तुति ज्ञान हो या फिर धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ, मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पर, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों को
बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों को मोनापा कागज पर ही लिखा जाता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड धर्म ग्रंथ हुए वे सभी इसी मोनापा हस्तनिर्मित कागज पर लिखे जाते हैं। और यह कागज तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बनाया जाता है। 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और इस कागज का अर्थ क्या है दोस्तों? यह हाथ से बनाया जाने वाला कागज है, बहुत ही उम्दा किस्म का कागज है। और चर्चा में होने का कारण क्या है? चर्चा में होने का कारण है कि अभी में हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में इस कागज निर्माण कला को दोबारा से शुरू करवाया है। आप दोस्तों नोट कर रहे हो तो नोट करते चलिए मेरे साथ में। मोनापा हस्तनिर्मित कागज की बातें कि मोनापा हस्तनिर्मित कागज क्या है दोस्तों? हाथ से बनाया जाने वाला एक कागज है। 1000 वर्ष पुराना यह कागज है। तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। और इस कागज का धार्मिक महत्व क्या है कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से संबंधित जो धर्म ग्रंथ है वे दोस्तों इसी कागज पर ही छापे जाते हैं या लिखे जाते हैं। और नीचे जो कटा हुआ पोर्शन है मैं दोस्तों इसे पर दोबारा से ऊपर करके लिखता हूँ क्योंकि इसे आप समझ नहीं पा रहे हो। चर्चा में होने का कारण क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत सरकार द्वारा इस कागज का पुनर्उत्पादन ये चर्चा का पॉइंट है, ये करंट का पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत सरकार द्वारा किस कागज का पुनरुत्पादन कराया गया है दोस्तों? तो इसी कागज का पुनरुत्पादन कराया गया है, मोनापा हस्तनिर्मित कागज का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मोनापा हस्तनिर्मित कागज से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में आप जान गए होंगे। मोनापा क्या है? एक हस्तनिर्मित कागज है, हाथ से बनाया जाने वाला कागज है। 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा इसे बनाता है। धार्मिक इसका महत्व क्या है कि बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ इसी कागज पर लिखे जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद चर्चा में होने का कारण क्या है कि बीच में ये मोनापा हस्तनिर्मित कागज की कला एक तरह से खो गई थी और विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे दोबारा से शुरू कराया गया है। तो इसीलिए मोनापा हस्तनिर्मित कागज चर्चा में है और एग्जामिनर उम्मीद है पूछ सकता है कि मोनापा क्या है, मोनापा हस्तनिर्मित कागज का संबंध भारत में किस जिले से या किस राज्य से है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वे आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे इस पॉइंट से। तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पॉइंट पर जिसका नाम है आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। साफ कर देता हूं, बात करते हैं अगले पॉइंट की जिसका नाम है आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। दोस्तों ये जो आकाश मिसाइल है ये भारत द्वारा भारत की क्या है? स्वदेशी मिसाइल। भारत की स्वदेशी मिसाइल अर्थात इस मिसाइल को भारत ने स्वयं तैयार किया है। और दोस्तों 2014 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। वायुसेना में शामिल किया गया था कब? 2014 में वायुसेना में शामिल किया गया था और 2015 में इसे थल सेना में शामिल किया गया था। 2015 में थल सेना में शामिल किया गया था। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि आकाश वायु रक्षा मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। कैसी मिसाइल है दोस्तों? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि ये कितनी दूर तक मार कर सकती है? तो दोस्तों 25 किलोमीटर की दूरी तक, 25 किलोमीटर दूरी तक यह मार सकती है। 25 किलोमीटर दूरी तक यह मार सकती है। तो ये तो इस मिसाइल से संबंधित बिंदु हैं कि आकाश क्या है, एक स्वदेशी मिसाइल है या विदेशी मिसाइल है। दूसरा है दोस्तों आकाश वायु रक्षा मिसाइल को वायुसेना में कब शामिल किया गया था? 2014 में। थल सेना में कब शामिल किया गया था? 2015 में। किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? 25 किलोमीटर की दूरी तक यह मार सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यह मिसाइल चर्चा में क्यों है। चर्चा का कारण देखते हैं। चर्चा का कारण क्या है दोस्तों? अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे निर्यात की मंजूरी दी गई है।
निर्यात की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का करंट में आने का कारण क्या है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल का निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। आकाश वायु रक्षा मिसाइल को हाल ही में या जनवरी माह 2021 में निर्यात की मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा दोस्तों, भारत के रक्षा उपकरणों में भारत का नाम होगा। और अब तक जो भारत दूसरे देशों से एक तरह से रक्षा उपकरण आयात करता था, अब क्या करने लगा, भारत धीरे धीरे निर्यात भी करने लगा। और भारत सरकार इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, रक्षा उपकरणों का बहुत सारा प्रोडक्शन देश के अंदर ही हो रहा है और देश के अंदर करके उसे बाहर देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और हमें अपनी पहचान विश्व के अन्य देशों में इन ऐसे ऐसे निर्यातों से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को आप समझ गए होंगे, किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है, देसी है या विदेशी है, भारतीय वायुसेना में कब शामिल हुई, भारतीय थल सेना में कब शामिल हुई, सतह से सतह पर मार कर सकती है कि नहीं, कितनी दूर तक वार कर सकती है, इसका चर्चा में होने का कारण क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। इस पॉइंट को साफ कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और अगला मेरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों बहुत ही चर्चित पॉइंट, हर बार इस पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये एक तरह से इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है। और इस पॉइंट का नाम है दोस्तों भीमा कोरेगांव युद्ध की 203वीं वर्षगांठ। भीमा कोरेगांव युद्ध की 203वीं वर्षगांठ। तो दोस्तों बात करते हैं इस पॉइंट की और आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं भीमा कोरेगांव युद्ध को। सबसे पहले बात करूंगा भीमा कोरेगांव की। भीमा कोरेगांव क्या था दोस्तों, आप जानते हो कि 1 जनवरी 1818 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना जिले में एक स्थान भीमा कोरेगांव पर एक युद्ध हुआ था। 1 जनवरी 1818 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना जिले में एक स्थान जिसका नाम था भीमा कोरेगांव पर एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों कौन कौन लड़ रहे थे, इस युद्ध में लड़ने वाले कौन कौन थे दोस्तों, एक तरफ पेशवा की सेना थी, पेशवा की सेना, पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना। और दोस्तों सामने कौन था, अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना। 1 जनवरी 1818 ईस्वी को महाराष्ट्र के पूना जिले में एक स्थान भीमा कोरेगांव पर एक युद्ध हुआ था। लड़ने वाले कौन कौन थे यहाँ पर, पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना और दूसरी ओर थी अंग्रेजों की सेना। अब दोस्तों जो अंग्रेजों की सेना थी इसमें कौन थे, ज्यादातर दलित लोग थे। अंग्रेजों की सेना की तरफ से, अंग्रेजों की ओर से कौन लड़े थे, दलित लोग। और बाजीराव पेशवा की सेना की ओर से कौन लड़े थे, उच्च बहुल जाति के लोग, उच्च बहुल जाति के लोग। यानी कि ज्यादातर कैसे लोग थे पेशवा की सेना में, उच्च या कह सको आप स्वर्ण जाति के लोग थे। और अंग्रेजों की सेना में दलित से लोग ज्यादा थे। तो इस युद्ध में क्या होता दोस्तों, दलित लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने पेशवा की सेना को हरा दिया था, पेशवा की सेना को हरा दिया था। और उसी उपलक्ष्य में दोस्तों भीमा कोरेगांव युद्ध मनाया जाता है। लेकिन इस युद्ध की पृष्ठभूमि अलग थी। यह युद्ध अंग्रेजी और पेशवा के बीच ना होकर के एक दलित और उच्च जातियों के बीच का युद्ध माना गया है। दोस्तों मैं बताता हूं उसका कारण क्या था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने महार समुदाय दोस्तों, ये जो समुदाय है महार समुदाय, ये दलित वर्गों के दलित वर्ग के अंदर ही आता है। महार समुदाय किस वर्ग के अंदर आता है दोस्तों, दलित वर्ग के अंदर। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने महार समुदाय को अपमानित करके अपनी सैन्य सेवा से बाहर कर दिया था। शुरुआत में
जो दलित लोग थे, और दलित लोग कौन थे दोस्तों? महार समुदाय के लोग पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना में ही थे। लेकिन ऐसा हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने महार समुदाय के लोगों को अपमानित करके अपनी सेवा से बाहर निकाल दिया, और जिसका महार समुदाय के लोगों को बहुत बुरा लगा, इनको अपमानित किया गया। और जब ये दोस्त अपमानित करके बाहर निकाल दिए गए तो अंग्रेजों ने इन्हें अपनी सेना में मिला लिया। अंग्रेजों ने अपनी सेना में मिला लिया, और अंग्रेजों और पेशवा की जो लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई थी दोस्तों? ये उस टाइम पे कौन सी लड़ाई चल रही थी? 1817-18 में, 1818 ईस्वी के दौरान कौन सी चली थी दोस्तों? तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था, उसी का लास्ट टाइम था ये दोस्तों। जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एंग्लो मराठा युद्ध का ही अंतिम चरण था। और इस चरण में दोस्तों अंग्रेजों ने मराठाओं को हराया था, और हराने का कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों की सेना की ओर से दलित लोग लड़ रहे थे, और दलित लोगों का कभी बाजीराव द्वितीय या पेशवा ने अपमान किया था, उसी अपमान का बदला यहाँ दलित लोगों ने पेशवा बाजीराव के उच्च बहुल जाति के लोगों को हराकर लिया था। तो दोस्तों इसी वजह से भीमा कोरेगांव युद्ध चर्चा में है, और 1 जनवरी 2021 को दोस्तों इस युद्ध की 203वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 203वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और वर्षगांठ मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। और 1927 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने यहीं पर जाकर ही क्या किया था? सबसे पहले रैली शुरू की थी, और इसी वजह से भीमा कोरेगांव आज प्रसिद्ध है, और उसी उपलक्ष्य में इसकी एक तरह से वर्षगांठ मनाई जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप भीमा कोरेगांव को समझ पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आए भीमा कोरेगांव का संबंध किससे था, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित था। भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ था? 1 जनवरी 1818 ईस्वी में हुआ था। यह किन किन के बीच हुआ था? तो आप कह सकते हो कि अंग्रेजों व पेशवा की सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की सेना की तरफ से दलित लोग लड़ रहे थे, और पेशवा की सेना की ओर से उच्च जाति के लोग लड़ रहे थे। अंग्रेजों यानी कि दलित लोगों ने पेशवा की सेना यानी कि उच्च जाति के लोगों को हरा दिया था। और उसके हराने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि कभी पहले बाजीराव पेशवा की सेना में ही दलित लोग कार्य करते थे, और बाजीराव पेशवा ने उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। अर्थात कह सकते हो कि पर्दे के पीछे से यह एक तरह से दलितों द्वारा अपने अपमान का बदला था। तो दोस्तों उसी उपलक्ष्य में 1924 ईस्वी में, 1 जनवरी 1924 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महार समुदाय से संबंधित थे, वे भीमा कोरेगांव गए थे, और उसी उपलक्ष्य में दोस्तों कंटिन्यू भीमा कोरेगांव उपलक्ष्य या संगठन या उसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, किन परिस्थिति में हुआ था, क्या कारण था इसके हारने का, और भीमा कोरेगांव युद्ध किस ऐतिहासिक युद्ध का अंतिम चरण था। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 1817 या 1818 के दौरान हुए तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध या अंग्रेज मराठा युद्धों के बीच का, यानी कि इसका आखिरी चरण था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा आपने। इसे मैं साफ कर देता हूं और चलते हैं अपने अगले पॉइंट, जिसका नाम है टाइकान 2021। टाइकान 2021 ये है मेरा अगला पॉइंट, टाइकान 2021। दोस्तों अगर खाली नाम से क्वेश्चन आए तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। टाइकान नाम से अगर खाली क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले टॉय, टॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों? खिलौना होता है, खिलौना, खिलौना। और इसी के नाम में ही इसका आंसर छिपा है। टाइकान का संबंध किससे था? खिलौना उत्पादन से। टाइकान का संबंध किससे है दोस्तों? खिलौना उत्पादन से है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में खिलौना, दोस्तों आज खिलौने को आप एक तरह से काबिल की एक नॉर्मल साधारण तरीके से खिलौने के रूप में ना जानिए। आज खिलौना बहुत ही उच्च बुद्धिमत्ता और एक तरह से आप कह सकते हो कि काफ़ी शिक्षा जगत का एक बड़ा हथियार है। आप जैसे छोटे से रोबोट से लेकर के या फिर एक छोटे से कीपैड, कीबोर्ड या फिर कैलकुलेटर से लेकर के बहुत बड़े रोबोट तक आप खिलौने के रूप में ही यूज करते हो। और दोस्तों वे सब खिलौने ही हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर एक
वयस्क व्यक्ति तक जो भी उपकरण यूज किए जा रहे हैं सब दोस्तों एक तरह से खिलौने के रूप में ही हैं। और आज जो खिलौना है, हम 80% खिलौना अपने देश में यूज होने वाला 80% खिलौना बाहर से आयात करते हैं, बाहर से आयात करते हैं। इसी खिलौने के आयात को कम करने के लिए, देश के वोकल फॉर लोकल योजना को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के लिए टाइकान 2021 किया गया। और इस टाइकान 2021 के अंतर्गत खिलौने के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो आप दोस्तों आराम से कह सकते हो कि टाइकान 2021 का संबंध किससे था? खिलौना उत्पादन से था। तो दोस्तों ये एक लॉन्ग डिस्टेंसिंग क्वेश्चन है और आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है। टाइकान 2021 का उद्देश्य क्या है? खिलौना उत्पादन। खिलौना उत्पादन कर देश को एक तरह से सफल बनाना, देश को आगे बढ़ाना, देश की इकोनॉमी में वृद्धि करना, या फिर जो देश का जो अर्थव्यवस्था से पैसा निकलकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में डल रहा था, किसके बहाने? खिलौने के बहाने। वो देश का खिलौना देश में ही रहे। देश में हमारी आधुनिक जो नई शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति के अनुसार ही खिलौना भी एक तरह से शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए खिलौना उत्पादन या टाइकान 2021 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे टाइकान 2021 का उद्देश्य क्या है। दोस्तों देश के अंदर ही देश का खिलौना तैयार करना, और जिससे कई पहलू जो जुड़े हैं साथ ही सभी क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो वोकल फॉर लोकल का हो, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का हो, या फिर आप कह सकते हो कि विदेशी माल के आयात को कम करके अपने देश में ही अपनी जरूरतों के अनुसार माल को तैयार किया जाए और अपने देश की यानी कि मेड इन इंडिया को विदेशों में भेजा जाए, ताकि हमारे देश का यानी कि भारत का नाम भी आगे बढ़ सके और विदेशी करेंसी हमारे देश में आराम से आ सके। तो दोस्तों उसी क्रम में मेरा अगला पॉइंट है नंबर 6, जिसका नाम है ब्रेल लिपि दिवस या विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस की बातें करता हूं दोस्तों, और आइए सीखते हैं क्या है विश्व ब्रेल दिवस। तो दोस्तों क्या है ब्रेल लिपि? बात करूंगा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या है दोस्तों? यह दृष्टिहीन लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली लिपि है। जैसे हमारी लिपि कैसी है? देवनागरी है। पंजाबी की लिपि कैसी है? गुरमुखी है। अंग्रेजी की लिपि कैसी है? रोमन है। इसीलिए दोस्तों एक लिपि है ब्रेल लिपि, जो दृष्टिहीन लोगों द्वारा आसानी से छूकर, हाथ फेरकर, पेपर से टच करके ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों एक ऐसी लिपि जो दृष्टिहीन लोगों के लिए प्रयोग की जाती है। और इस लिपि को बनाया किसने था दोस्तों? फ्रांस के एक व्यक्ति थे। फ्रांस के, नाम था इनका लुई ब्रेल। लुई ब्रेल इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। 4 जनवरी 1809 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इन्होंने 1824 ईस्वी में इस लिपि का निर्माण कर दिया था। इस लिपि का निर्माण कब हुआ दोस्तों? निर्माण कब करा? 1824 ईस्वी में इसका निर्माण करा। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए 2015 ईस्वी में 15 नहीं दोस्तों 2018 ईस्वी में नवंबर के महीने 2018 ईस्वी में नवंबर के महीने में यूएनओ द्वारा इस लिपि को मान्यता प्रदान की गई। और उसी क्रम में 4 जनवरी यानी कि लुई ब्रेल का जन्म दिवस, 4 जनवरी यानी कि लुई ब्रेल का जन्म दिवस ब्रेल लिपि दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। यह साथ ये कैसा दिवस है? विश्व ब्रेल दिवस है, जो 4 जनवरी को पूरे विश्व में ब्रेल लिपि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप एक बार फिर इसे नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि ब्रेल लिपि किस प्रकार की लिपि है। यह एक दृष्टिहीन लोगों द्वारा यूज की जाने वाली लिपि है। इस लिपि का आविष्कार दोस्तों लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में होता, 4 जनवरी 1809 ईस्वी में होता। इन्हीं ने 1824 ईस्वी में दृष्टिहीन लोगों के लिए एक लिपि का निर्माण किया था, और उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ गया दोस्तों।
और दोस्तों यूएनओ ने नवंबर 2018 में ब्रेल लिपि को लुई ब्रेल के जन्म तारीख के रूप में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाने की घोषणा की। और दोस्तों 2018 से प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप ये सब समझ पाए होंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करते हैं अगले पॉइंट जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। इसका नाम है यक्ष ज्ञान। आप जानते भी होंगे यक्ष ज्ञान के बारे में बहुत कुछ। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं अपने अगले पॉइंट यक्ष ज्ञान की। दोस्तों यक्ष ज्ञान, अगर आप खाली यक्ष ज्ञान की बात करोगे तो आप आराम से बता दोगे यक्ष ज्ञान क्या है। एक लोक नृत्य है, एक लोक नृत्य है। और कहां का लोक नृत्य है दोस्तों? कर्नाटक का लोक नृत्य है। कौन सा? यक्ष गान। यक्ष गान कहां का लोक नृत्य है दोस्तों? कर्नाटक का। यक्ष ज्ञान कर्नाटक का लोक नृत्य है। आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। और दोस्तों इसका इतिहास कितना पुराना है दोस्तों? लगभग 800 वर्ष पुराना है। 800 वर्ष पुराना इतिहास है दोस्तों इस नृत्य का। 800 वर्ष पुराना इतिहास है। और इसमें आगे की बात करूं दोस्तों, यक्षगान का अर्थ क्या होता है? यक्षगान का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या लिखेंगे इसका? तो दोस्तों इसका ज्ञान है यक्ष के गीत। यक्ष के गीत इसका नाम है। दोस्तों ये जितने मैंने पॉइंट अब तक तुम्हें 3 लिखवाए हैं, तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यक्ष ज्ञान से संबंधित। अगर खाली करंट ना समझकर इसे हिस्ट्री में ले चले या एक तरह से संस्कृतियों में ले चले या एक तरह लोक नृत्यों में ले चले तो आप आराम से यक्ष ज्ञान क्या है, चर्चित है, एक तरह से चर्चित है। एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। तो दोस्तों कितना वर्ष पुराना है? लगभग 800 वर्ष पुराना है। यक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? यक्ष के गीत है। और दोस्तों बात करूं कि यक्षगान में किस प्रकार की संगीत शैली का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसकी संगीत शैली सबसे अलग है। सबसे अलग संगीत शैली है और इसे यक्ष संगीत शैली ही कहा जाता है। ना ही हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ना ही कर्नाटक संगीत है, ना हिंदुस्तानी संगीत है। तो दोस्तों इसकी जो यक्ष ज्ञान की जो संगीत शैली है वो भी सबसे अलग है। और उसके बाद रही दोस्तों इसका आधार क्या है। यक्ष ज्ञान जो लोकगीत है, एक तरह से लोकगीत है तो या लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसका आधार क्या है? इसका आधार दोस्तों रामायण व महाभारत को माना गया है। रामायण व महाभारत क्या है दोस्तों? इस यक्ष ज्ञान के आधार है। रामायण व महाभारत को आप इसका आधार मान सकते हो या इसकी थीम मान सकते हो, या यक्ष ज्ञान की विषय वस्तु या थीम क्या होती है? रामायण व महाभारत के आसपास ही यह घूमता रहता है। और एक तरह से आप कह सकते हो कि यक्ष ज्ञान के माध्यम से रामायण व महाभारत का ही जिक्र ज्यादा होता है या इसी से संबंधित पात्रों को ही बना करके यक्ष ज्ञान नामक लोक नृत्य के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अब बात करूं दोस्तों कि ये यक्ष ज्ञान चर्चा में क्यों है। हम तो करंट पढ़ रहे हैं, हम इतिहास थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे कि यक्ष ज्ञान चर्चा में क्यों है। दोस्तों यक्ष ज्ञान के एक बहुत अच्छे कलाकार थे और नाम था दोस्तों साधु कोठारी। साधु कोठारी बहुत ही अच्छा नाम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां बनने वाला है कि यक्षगान के किस कलाकार का अभी हाल ही में यक्षगान कला करते हुए मंच पर ही निधन हो गया। तो दोस्तों यक्षगान के कलाकार थे, नाम था उनका साधु कोठारी। मंच पर ही यक्षगान की कला करते हुए, कलाकारी करते हुए ही क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। निधन हुआ कहां? मंच पर। मंच पर ही निधन हो गया। निधन कहां हो गया दोस्तों? मंच पर ही निधन हो गया। और इसीलिए दोस्तों यक्षगान चर्चा में है। और एग्जामिनर अब की बार यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक ये ना पूछ के, शायद हो सकता है, उम्मीद मुझे यूपी SSC PET में पूछ ले कि हाल ही में यक्षगान के कौन प्रसिद्ध कलाकार मंच पर ही निधन हो गए। तो आंसर दोस्तों आपका साधु कोठारी हो सकता है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर निश्चित होकर के इस करंट में बिलीव करिए। और दोस्तों बात करता हूं अगर कि यक्षगान की कथाएं किस भाषा में या किस स्थानीय भाषा में या किस आप कह सकते हो किस शैली में सुनाई जाती है, तो यक्षगान कहां का है दोस्तों? कर्नाटक है। कर्नाटक में कैसी भाषा बोली जाती है दोस्तों? कन्नड़। तो यक्षगान की भाषा कैसी होती है? कन्नड़ भाषा होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पहले भी। यक्षगान की भाषा कौन सी होती है? कन्नड़ भाषा होती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसकी एक और भाषा होती है, उस भाषा का नाम है तुलु। बहुत ही जबरदस्त लैंग्वेज है तुलु। और तुलु चर्चा में है। जब से यक्षगान में साधु कोठारी का जिक्र हुआ है तब से तुलु चर्चा में है। अगर बात करूं तुलु की, तो तुलु दोस्तों
दक्षिणी कर्नाटक की एक बोली है। कहां की? दक्षिणी कर्नाटक की। नोट करते चलिए दोस्तों, दक्षिणी कर्नाटक की बोली। तुलु कहां की बोली है दोस्तों? दक्षिणी कर्नाटक की बोली है। और कैसी भाषा है दोस्तों? द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा आप कह सकते हो। तुलु को द्रविड़ भाषा है, दक्षिणी कर्नाटक की बोली है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूं यक्षगान को। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जिसका इतिहास 800 वर्ष पुराना है। और यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है यक्ष के गीत। बात करूं कि चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जनवरी के माह में 6 जनवरी के दिन, 5 जनवरी के दिन के आसपास बात है कि जो यक्ष ज्ञान के कलाकार थे जिनका नाम था साधु कोठारी, वे मंच पर ही कला करते हुए या कलाकारी करते हुए क्या हुआ, उनका दोस्तों निधन हो गया। इसलिए यक्ष ज्ञान अब चर्चा में बना हुआ है। और बात करूं अगर यक्ष ज्ञान, तो यक्ष ज्ञान का एक तरह थीम या विषय वस्तु क्या होती है? रामायण और महाभारत के ही विषय इसमें दर्शाए जाते हैं। बात करें कि यक्ष ज्ञान की भाषा कौन सी होती है दोस्तों? कन्नड़ भाषा होती है। लेकिन एक भाषा और है जिसमें यक्ष ज्ञान की चर्चा की जाती है, उस भाषा का नाम है दोस्तों तुलु। तुलु अपने आप में इसी यक्ष ज्ञान के कारण ही चर्चा में बनी हुई है। और एग्जामिनर ने एक बार तुलु भाषा संबंधित क्वेश्चन को पूछ भी लिया है कि तुलु कहां की भाषा है। तो दोस्तों ये दक्षिणी कर्नाटक की एक बोली है, दक्षिणी कर्नाटक की बोली है और एक तरह से द्रविड़ भाषा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का मेरा जो करंट का ये एक तरह से क्लास रहा है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर दोस्तों आपको वाकई अच्छा लगा है और आगे भी आप इसी क्रम में ही लगातार, जब तक मेरा यूपी ट्रिपल एस सीपीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आज प्रतिदिन ऐसे मुद्दों को इसी क्रम में जानना चाहते हो मुझसे, तो दोस्तों सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट ठोकिए दोस्तों, जितने भी आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और हाँ दोस्तों अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करिए और वायरल कर दीजिए वीडियो को। जितनी ज्यादा वायरल होगी दोस्तों इतना ही ज्यादा जोश मुझ में आएगा और मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मुद्दे आपके बीच कंटिन्यू लाता रहूंगा। और मैंने आपको वादा किया है कि 60+ क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सीपीटी में लाना सुशील कुमार का वादा है दोस्तों। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे चैनल जीएस विद सुशील कुमार से। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले। और हाँ एक बात और दोस्तों, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी रही है। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।